इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। आप देख रहे हैं मुकाबला। नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। क्या भारत में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सोच पूरी तरीके से तालिबानी हो चुकी है? क्योंकि तालिबान लड़कियों की शिक्षा, लड़कियों के विकास, लड़कियों के घर से बाहर निकलने का विरोध करते हैं। भारत में भी कुछ ऐसे इस्लामी संगठन हैं जैसे जमीयत उलमाए हिंद, जो लड़कियों के साथ इसी तरह का भेदभाव करने की पैरोकारी कर रहा है। कहता है कि लड़कियों को लड़कों के साथ कोएड शिक्षण संस्थानों में नहीं पढ़ना चाहिए, मजहब के खिलाफ है और ये मजहब के तमाम उसूलों को भी पूरे तरीके से बर्बाद कर देता है। इन सवालों पर हम आज मुकाबला में बड़ी चर्चा करेंगे, बड़ी बहस करेंगे। लेकिन इससे पहले एक खबर आपको बता दें, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने यह कहा है कि जलियांवाला बाग के रिनोवेशन पर मोदी सरकार के काम से वो खुश हैं। उन्होंने मोदी सरकार की तारीफ की है। कैप्टन की तारीफ उस समय आ रही है जब खुद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जलियांवाले बाग में रिनोवेशन को लेकर सवाल उठाए हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा है कि उस कार्यक्रम में वो खुद भी थे और उनके हिसाब से जलियांवाला बाग में जो बदलाव किए गए हैं वो अच्छे हैं। आई डोंट नो व्हाट हैज बीन रिमूव्ड, लेकिन जो मैंने देखा है उस रात को जब प्राइम मिनिस्टर, मैं भी उस रात को बोला था, इट लुक वेरी नाइस। यू नो 100 years, 102 years have passed. 102 years में कहीं टेढ़े आ जाती हैं, कुछ हो जाते हैं, तो इट लुक्स वेरी नाइस, बट आई डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। तो कांग्रेस हाईकमान से बिल्कुल अलग लाइन लेते हुए कैप्टन अमरिंदर सिंह यहां पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन हम आज मुकाबला में जिस मुद्दे पर बहस करने जा रहे हैं वो भारत में बढ़ती तालिबानी सोच के मुद्दे पर है। क्या अब लड़कियों के साथ हम बड़े पैमाने पर भेदभाव होता हुआ देखेंगे? यही आज बड़ा मुद्दा है हमारी बहस का। लगातार आपको हम अफगानिस्तान से आती हुई खबरें दिखा रहे हैं, जहां पर पूरी तरीके से अब स्थापित हो चुका है कि तालिबान लड़कियों, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार कर रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान में भी तालिबान की मानसिकता बड़े पैमाने पर पैठ कर गई है। मैं आपको मुख्य बिंदु बता रहा हूं जो कि जमीयत उलमाए हिंद के प्रेसिडेंट ने अपने प्रेस रिलीज में सामने रखा है। वो एक पूरी बैठक के बाद उनका कहना है कि देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि अपने आप को बहुत असुरक्षित पाती है। लड़कियों के लिए धार्मिक माहौल में स्कूल होना चाहिए और यूनिवर्सिटी बनाई जानी चाहिए। लड़कियों को पढ़ाने के लिए, चाहे वो मुस्लिम लड़कियां हो या फिर गैर मुस्लिम लड़कियां हो, कोएड संस्थाएं नहीं होनी चाहिए। कोएड में किसी भी लड़कियों को नहीं पढ़ने दिया जाना चाहिए और गैर मुस्लिम लड़कियों के लिए दूसरे समाज को यह सोचना चाहिए कि क्या वो कोएड में अपनी बच्चियों को भेजना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे उनका आचरण और उनका भविष्य हमेशा के लिए खराब हो जाता है। उसके साथ साथ उन्होंने यह भी कहा है कि मॉब लिंचिंग इस देश में हो रही है और सरकार उसके लिए खामोश है और इसके लिए देश में विद्रोह जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। यह तमाम बातें कौन कह सकता है? अन्यथा कि जब तक कि आपके दिमाग में तालिबानी सोच हावी ना हो गई हो, क्या आप कह सकते हैं कि लड़कियों के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाना चाहिए जहां लड़कियों को एक बार फिर से बुर्कों के भीतर डाल देना चाहिए? यह सोच, तालिबानी सोच हिंदुस्तान पर क्यों हावी हो रही है? इसी पर हम करेंगे चर्चा। हमारे साथ निगत अब्बास मौजूद रहेंगे भारतीय जनता पार्टी से, मौलाना जावेद सादिक कासमी साहब रहेंगे जमीयत उलमाए हिंद से, शोवेत जमई रहेंगे, जफर सिरिशवाला रहेंगे जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, और विजय शंकर तिवारी वीएचपी से हमारे साथ रहेंगे। तो क्या आज हमारे देश में बड़े पैमाने पर तालिबानी सोच हावी होती दिखाई दे रही है? क्योंकि जमीयत उलमाए हिंद की जो बातें निकल कर आ रही हैं वो कम से कम इसी संदर्भ में बातों को सामने रख रही है। मौलाना जावेद सिद्दीकी जमीयत उलमाए हिंद, विजय शंकर तिवारी जी विश्व हिंदू परिषद, निगत अब्बास भारतीय जनता पार्टी, शोएब जमई इस्लामिक स्कॉलर और जफर सरीशवाला इस्लामिक स्कॉलर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। निगत अब्बास जी, सबसे पहले मैं आपसे समझूं, ये जो फरमान जारी किया गया है जमायत के द्वारा, जिसके कुछ अंश मैं पढ़कर आपको बता रहा हूं, जिसमें लिखा गया है कि गैर मुस्लिम भाइयों से भी हम आग्रह करते हैं कि अपनी बच्चियों को वो किसी भी कोएड संस्थान में पढ़ने के लिए ना भेजें। सभी बच्चियों को अलग पढ़ाई दी जाए ताकि उन्हें दीन की समझ होनी चाहिए और वो अपनी सभ्यता से परे ना हो। इस तरह की बातें लिखी गई हैं और महिलाओं के ऊपर तमाम तरह की पाबंदी की बातें कही जा रही। क्या ये एक 21वीं सदी भारत की पहचान है? अजय जी, हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में जो हम हिंदुस्तान में शायद तालिबानियों का खतरा महसूस करने लगे हैं, हमें डर लगने लगा है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है उसे हमें डरना चाहिए।
अगर हम सच्चाई को देखें तो हमें उन तालिबानियों से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ये हिंदुस्तान में सपोले बनकर बैठे हैं ना, जिन्होंने बिल्कुल शराफत का निकाब पहन रखा है और एक तरीके से ऐसी सोसाइटी को मैं कहूंगी जन्म देना चाहते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को दबाने का जिक्र होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ दीन और दुनिया की बात होती है। मैं नहीं कहती कि दीन और दुनिया की बातें नहीं जनता को बतानी चाहिए या महिलाओं को या मर्दों को नहीं सिखाना चाहिए, बहुत बेहद जरूरी है, सिखाना चाहिए। पर मेरा सवाल ये है कि जब आप दबाने की बात करते हैं और जब आप कोएड स्कूल को मना कर देते हैं, जब आप ये कह देते हैं कि सिर्फ मदरसों में पढ़ाई होनी चाहिए, तो पहले आप इस लायक, इस काबिल होनी चाहिए कि आप हमें ये जवाब दे पाए कि मदरसों से क्या कोई ऐसा व्यक्ति निकला है जिसने आईआईटी में जाकर एडमिशन पाया हो? क्या कोई ऐसा व्यक्ति निकला है जो इंजीनियर बना हो? क्या कोई ऐसा व्यक्ति निकला है या डॉक्टर और साइंटिस्ट बना हो? जब इनके पास वो लिस्ट होगी ना, तब हम बात करेंगे। आज ये वो लोग हैं जो महिलाओं की तरक्की से, महिलाओं की मेहनत से, महिलाओं के सशक्तिकरण से डरते हैं, और इस डर को खत्म करने की जरूरत है। तालिबानियों से क्या डरना? जब ये हिंदुस्तान में बैठकर, हमारे ही आस्तीन में बैठकर हमें ही डसने की साजिश और षड्यंत्र रच रहे हैं, तो मुझे ये लगता है कि बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपनी बहू बेटियों को, अपनी बच्चियों को इन जैसे लोगों की नीयत से और जहनियत से बचाएं। क्योंकि ये कह रहे हैं कि हमें बेटियों को बेटों के साथ स्कूल और कॉलेज में नहीं भेजना चाहिए। कहीं हमें यहाँ पर जहनियत को समझने की जरूरत तो नहीं है कि शायद आप अपने बेटों को, अपने घर के मर्दों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, उनके जहनियत को कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, इसलिए आज आप चल पड़े हैं इस रास्ते पे कि महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। ये कहां का इंसाफ है कि आज आप इस चीज को बढ़ावा देते हैं कि लड़के जाएं और किसी भी स्कूल में पढ़ें, अपनी मर्जी से करियर की शुरुआत कर लें, करियर को चुन लें, और महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाए। अरे आप बात करिए ना प्रतिभा पाटिल जी की, आप बात करिए ना सुषमा स्वराज जी की, आप बात करिए ना निर्मला सीतारमण जी की। और जिस सरकार ने ये बात करी कि आज की तारीख में हर बच्चे को पूरा हक मिलना चाहिए, अगर एक हाथ में कुरान पाक है तो एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए, आप बैठकर उसी सरकार की मुखालिफत भी करते हैं और उस सरकार की मुखालिफत करते करते अपनी ही कौम की बेटियों को दबा भी देते हैं। आपने कई महत्वपूर्ण मुद्दे यहाँ पर आपने कई महत्वपूर्ण बिंदु यहाँ पर सामने रखे हैं। शोएब जमई साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये बताइए, अभी निगत जी के आप दिल की आवाज आप सुन रहे थे, ये महिलाओं के ऊपर इस तरह की प्रताड़ना लादने की आवश्यकता क्यों है? मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने रखना चाहता हूं ताकि आप उसको अच्छे तरीके से बता सके हमारे दर्शकों के लिए भी। गीता का श्लोक पढ़ने वाली आलिया के खिलाफ दारुल उल्म से फतवा जारी कर दिया जाता है और उसके बाद आलिया कहती है कि इससे मेरे ईमान पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इससे मेरे धर्म पर कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं पढ़ती रहूंगी गीता, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फतवा जारी किया जाता है, उनको रोकने की कोशिश की जाती है। दारुल उल्म से ही एक और शख्स हैं, मौलाना साहब हैं, उनका नाम है मुफ्ती हबीबुर रहमान खैराबादी। उन्होंने टाइट बुर्का पहनने पर फतवा जारी कर दिया, कहा कि ऐसा करने से शैतान की आंखें महिलाओं को घूरती हैं और यह गैर इस्लामिक है। इस तरह के न जाने कितने फतवे हैं। ये झारखंड से योग सिखाने वाली राफिया नाज, उनके खिलाफ फतवा जारी किया गया, उनके घर पर जाकर उनको धमकी दी गई कि वो गैर इस्लामिक काम कर रही हैं। अल्टीमेटली उन्होंने विरोध के स्वर बुलंद किए, पुलिस का प्रोटेक्शन लिया और आज भी योग सिखा रही हैं। ये क्या हो रहा है हमारे समाज में? क्यों ये तालिबानी सोच थोपी जा रही है हिंदुस्तान पर? शोएब जमई जी। अजय जी, देखिए, अभी हमारी बहन निखत अब्बास जी ने जो बातें कही हैं, मैं बहुत सारी चीज़ों पे डिफर करता हूँ, लेकिन इज्जत भी करता हूँ क्योंकि उनकी अपनी प्रतिभा है और अपने टैलेंट के बल पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनी है, तो मैं उसकी इज्जत भी करता हूँ। लेकिन साथ ही साथ ये कहता हूँ कि ये दिल की आवाज़ नहीं थी, बल्कि जिस विचारधारा की पार्टी में आप काम करते हैं उस विचारधारा से आप बंधे हुए हैं और कहीं ना कहीं सबका अपना मफाद होता है, तो फिर वैसा बोलना भी एक मजबूरी होती है कि। लेकिन मैं सिर्फ इतना गुजारिश करता हूँ सब लोगों से कि ऐसा ना कुछ बोल दें कि जो शरई अहकाम और जो ईमान जो हमारा है उस ईमान से फिर हम हट जाएं। देखिए, इसमें 2-3 बिंदु हैं, मैं कहना चाहूंगा, ठीक है? जब निखत जी आप जवाब दे दीजिएगा मेरे बाद, लेकिन मैं कुछ बातें कह दूं कि मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बात कही, देखिए एक इस्लामिक सेमिनरी है, वो अपने शरई हुकूक के एतबार से अपनी राय दे सकती है, सारे लोग राय देते हैं। लेकिन मैंने देखा कि ये तालिबानी सोच नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान में आप देहरादून चले जाएं, मैं देहरादून गया तो कई बोर्डिंग स्कूल ऐसी हैं जो क्रिश्चियन मिशनरीज चलाती हैं, वहां सिर्फ और सिर्फ
बॉयज के बोर्डिंग स्कूल, लड़कियों के बोर्डिंग स्कूल अलग। कई ऐसे स्कूल हिंदुस्तान में सैकड़ों सैकड़ों एग्जाम्पल्स दे देंगे जो लड़कियों के स्कूल अलग हैं और लड़कों के स्कूल अलग हैं। अपने बच्चों को गर्ल्स हाई स्कूल में पढ़ाते हैं, महिला कॉलेज में पढ़ाते हैं। लड़कों का अलग बोर्डिंग स्कूल देहरादून में होता है जो क्रिश्चियन मिशनरी, और बड़े बड़े घराने, मैं तो कहता हूँ दिल्ली के जितने बिग शॉट और रिच बिजनेसमैन है वो अपने जमील साहब यहाँ पे एक एलिमेंट ऑफ चॉइस है ना, स्कूल में पढ़ाते हैं। नहीं शोएब साहब, मैं भी एक बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ। एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए सर, मैं भी एक बॉयज स्कूल में पढ़ा हूँ। जिस स्कूल में पटना में मैंने पढ़ाई की वो बॉयज स्कूल है, लेकिन ये मेरे पिताजी के पास चॉइस थी कि वो स्कूल में मेरा एडमिशन कराते या नहीं कराते। ठीक है, ये चॉइस देने की बात नहीं कर रहे हैं ना। आज मदनी साहब ये चॉइस नहीं दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि बच्चियों को कोएड स्कूल में मत भेजिए। सिर्फ मुसलमान बच्चियों को नहीं बल्कि गैर इस्लामिक बच्चियों को भी आप मत भेजिए। कह रहे कि दूसरे धर्म के बच्चे भी ऐसे ही अलग स्कूल्स में पढ़ें। ये डायरेक्शन देने का अधिकार किसने दिया उनको? अजय साहब, मैं आपकी बातों का माकूल जवाब दूं। मदनी साहब हो चाहे मौलाना महमूद मदनी साहब हो, अरशद मदनी साहब हमारे बहुत इज्जत माब हैं और जमात उलमा हिंद के सरबराह हैं। इन जितने भी सेमिनरीज हैं वो कभी भी किसी को बाध्य नहीं करती है, क्योंकि इनका अधिकार नहीं है ना। वो तो सिर्फ अपने डायरेक्शन, अपने एडवाइजरीज जारी करती है। जिनको मानना होगा मानेंगे। संविधान में जो एक्सप्रेशन है, शोएब जमाई साहब, हम जानते हैं ना सोशल कंडीशनिंग किसको कहते हैं। आप लोगों के दिमाग से कैसे खेलते हैं, ये दिमाग से खेलने वाली बात है ना। बहुत सारी, देखिए मानिए ना आप इस बात को, आप एलिमेंट ऑफ चॉइस नहीं छोड़ रहे, आप जबरदस्ती कर रहे हैं। आप लोगों के दिमाग में कीड़े डाल रहे हैं कि अगर लड़कियों को आप कोएड स्कूल में भेजेंगे तो वहां लड़कियां बर्बाद हो जाएंगी। नहीं अजय जी, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि हमारा डेमोक्रेसी, ये कोई तालिबानी राज नहीं है, यहाँ अथॉरिटेरियन सरकार नहीं। जब हमारे देश में जब डेमोक्रेसी है तो जिस तरीके से एक्सप्रेशन सबको जाहिर करने की आजादी है, अपनी राय देने की आजादी, उसी तरह मुझे भी मानने का। मैं खुद कोएड स्कूल में नहीं पढ़ा हूं, मैं तो दयानंद, आप पढ़े होंगे बॉयज स्कूल में, मैं तो डीएवी में पढ़ा हूं, वहां कोएड नहीं था, लड़के लड़कियां साथ थी। मैं जिस जामिया मिलिया इस्लामिया में मैंने यहाँ से मास्टर्स किया और IIT में गए पीएचडी करने, तो मेरे अंडर मेरे साथ कितनी कलीग लड़कियां थी, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। फिर मैं, हालांकि देखिए सवाल ये होना, मैं आपसे बड़ा सीधा पूछ रहा हूं सर, शोएब साहब, बड़ा सीधा सा सवाल है, क्या ये मशवरा अपने आप में सही है 21वीं सदी भारत के लिए, या ये दरअसल 17वीं या 15वीं सदी में ले जा रहा है भारत को? सीधा बताइए। मैं साफ तौर पर यह कह सकता हूं कि यह मशवरा तालिबानी मशवरा नहीं, बल्कि इस देश में पूरी क्रिश्चियन मिशनरीज, आप इसको जस्टिफाई करने का एक बहुत अच्छा ढांचा ढूंढ रहे हैं। मेरे साथ अभी मौलाना जावेद सिद्दीकी जी भी जुड़ चुके हैं। मौलाना जावेद सिद्दीकी जी, मदनी साहब ने पूछ दिया तो इसी वजह से ये हंगामा, अदरवाइज कोई क्रिश्चियन मिशनरीज कहती, कोई अच्छा चलिए, तो विजय शंकर तिवारी जी जवाब दे रहे हैं आपका। विजय शंकर तिवारी जी, क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि एक इस्लामिक स्कॉलर ने कह दिया, जमायत ने कह दिया, इसलिए हंगामा है, या दरअसल ये सोच के खिलाफ आवाज है? देखो ऐसा है जी, हमेशा इसी प्रकार की बात करते हैं। इन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो कहते हैं मेरे ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं मुसलमान हूं। इन पर ये जेल में जाते तो कहते हैं इसलिए हमें जेल में बंद किया जा रहा है क्योंकि हम मुसलमान हैं। तो ऐसे कुकृत्य करोगे तो भाई जेल में भी जाओगे और आरोप भी लगेंगे। आप अभी देखिए कि तालिबान ने, अभी अजय जी, तालिबान ने जो ही ये आदेश जारी किया, ये फतवा जारी किया कि यहां पर सह शिक्षा नहीं होगी, कोई एजुकेशन नहीं होगी, तो तालिबान के फतवा के तुरंत बाद मदनी साहब का फतवा आ गया कि भारत में भी ऐसा होना चाहिए। अब कारण क्या है, भारत में ये कर नहीं सकते ऐसा, भारत में इनकी चलती नहीं है। अगर भारत में इनकी चलती होती तो यहां भी ये सह शिक्षा खत्म करके और वही बात करते जो तालिबान ने कहा है। इसलिए उनको तालिबानी ने कहे तो क्या कहें। अगर तालिबानी नहीं बनना चाहते हैं तो वो काम मत करिए जो तालिबानी कर रहे हैं, लेकिन करते आप वही है, तालिबान का समर्थन करेंगे, तालिबान के गुण गाएंगे, तालिबान के योजनाओं को लागू करने की बात करेंगे, तो स्वाभाविक है शोएब भाई, यहां पर आपको लोग तालिबानी ही कहेंगे और आप ये फिर बच नहीं सकते हैं। आप बात बात पे अपनी डिग्री गिनाना शुरू करते हैं, मैं पीएचडी कर रहा था, मैं एमए, किसको सुना रहे हैं आप ये? अगर आप पीएचडी कर रहे थे और ये सब कुछ कर रहे थे तो कम से कम इतना ध्यान में तो आना चाहिए कि तालिबान में जो हो रहा है वो भारत में नहीं होना चाहिए, यानी तालिबान में हो रहा है भारत में होना चाहिए। इसके बाद भी अपनी डिग्री, तो उन डिग्रियों का क्या लेना देना आपका जो आपने डिग्री ले रखी है आपने? तो अजय जी, मैं ये कहता हूं सीधे सीधे तालिबानी फतवा है ये, वो बात अलग की है कि इसको यहाँ लागू नहीं किया जा सकता।
यहाँ पर इनकी औकात नहीं है लागू करने की, इसलिए केवल अपील चलिए कर विजय सकते जी, हैं। आपने जो चुनौती अभी दी है उसका जवाब शोएब जी 1 मिनट सर, मुझे जरा जफर भाई के पास 1 मिनट पहले जाने दीजिए, अभी तक उनके पास मैं नहीं जा पाया हूं, मैं आ रहा हूं आपके पास, आप जवाब दीजिएगा। जफर भाई, जिस तरह की जो डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं, ये क्या हम बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को? क्या अब हिंदुस्तान को हम बहुत पीछे नहीं ले जा रहे? इस तरह के जो तमाम फतवे मैंने कई अभी पढ़कर आपको एग्जाम्पल्स भी बताए, और अभी जो ताजा जो जमायत का जो ये डायरेक्शन है, ये अपने आप में क्या बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को हम? जफर भाई देखिए, यानी मुझे हंसी इस बात पे आती है कि जामिया मिलिया इस्लामिया जो हिंदुस्तान की सबसे टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, ठीक है, और जामिया मिलिया की जो फाउंडेशन स्टोन जो है वो जमीयत उलमा के उस जमाने के जो प्रेसिडेंट थे मौलाना महमूदुल हसन ने डाली थी। जी। जामिया मिलिया की स्कूलें चलती हैं दिल्ली में भी और जगहों पर भी, और वो कोएड हैं, वो कोएड स्कूल हैं। और देखिए, मैं भी बॉयज स्कूल में पढ़ा हूं, जेवियर्स में, और क्रिश्चियन मिशनरीज जो है उनकी पुराने जमाने से लड़कियों की कॉन्वेंट अलग होती थी और बॉयज स्कूल अलग होती थी, ठीक है, ये चॉइस की बात थी हमेशा। लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं कि लाएंगे कहां से लड़कियों की स्कूल? जो आप कह रहे हो, बोलना भाई जमा खर्च है, ये सिर्फ मेरी दरखास्त है मौलाना, मैं बहुत इज्जत करता हूं मौलाना अरशद मदनी साहब का, बुजुर्ग आदमी है भाई। मौलाना अरशद साहब के पास रिसोर्सेज भी हैं, एक मॉडल गर्ल्स स्कूल बना के दो दिल्ली में, अरे देवबंद में बना के दो, है कहां? मैं ये बॉम्बे में अभी जहां बैठा हूं आपके सामने बात कर रहा हूं, ये बांद्रा में कम से कम 25 स्कूलें हैं। अब धीमे धीमे अगर 20 स्कूलों में एक होती है गर्ल्स स्कूल, तो क्या करोगे आप? और उसके बाद हायर सेकेंडरी, उसके बाद यूनिवर्सिटी। मुझे बताइए कि हिंदुस्तान में कितनी गर्ल्स यूनिवर्सिटी हैं? तो ये बोलना बहुत आसानी है, बोलना जबानी जमा खर्च है। मैं कहूंगा कि आप एक हमको मिसाली एक वर्ल्ड क्लास गर्ल्स स्कूल बना के दे दो देवबंद में और दिल्ली में जी। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अजय जी, क्योंकि मेरे को मालूम है कि माउंट कार्मल स्कूल अहमदाबाद की जी, वो गर्ल्स स्कूल है, वो हायर सेकेंडरी नहीं कर पाए, बाद में उनको हायर सेकेंडरी के अंदर कोएड्स करना पड़ा। इट इज अबाउट रिसोर्सेज। आप रिसोर्सेज कहां से लाओगे? तो मैं समझता हूं कि ये बातें करने के लिए तो बहुत अच्छा है, ये प्रैक्टिकली बिल्कुल पॉसिबल नहीं। और मैं निखत की बात का जवाब देना चाहता हूं जी। निखत, अभी ये बात नहीं है कि मदरसे के बच्चे डॉक्टर नहीं हुए। मैंने मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अपनी चांसलरशिप में एक सिलसिला शुरू किया था, मदरसे के बच्चों को सीमलेस ट्रांजिशन दिया था अपनी यूनिवर्सिटी में। और आज मैं आपको सैकड़ों मौलाना और इंजीनियर, मौलाना और इकोनॉमिस्ट, मौलाना और फार्मासिस्ट बता सकता हूं, अरबी हो रहा है। और अब ये धीमे धीमे रेवोल्यूशन हिंदुस्तान के मदरसों में आ रहा है। और अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी सरकार की आई है, उसके बाद मदरसे के बच्चे बड़ी तादाद में नेशनल ओपन स्कूल से एसएससी और 12th की एग्जाम दे रहे हैं, और ये बहुत खुशी की बात है और हो रहा है। मौलाना इंजीनियर बन रहे हैं, मौलाना डॉक्टर बन रहे हैं, मौलाना इकोनॉमिस्ट बन रहे हैं। चलिए निखत जी पहले आप जवाब दें, शोएब जमी जी उसके बाद आ रहे हैं आपके पास। निखत जी प्लीज। जी अजय जी शुरुआत में ही शोएब भाई ने एक बात कही थी कि ये ईमान हटने की बात कर रही है निखत, और यही वजह है कि ये भारतीय जनता पार्टी से शायद जुड़ी हुई है और उसकी प्रवक्ता है, तो इनकी मजबूरी हो जाती है। नहीं, मेरी मजबूरी ये हो जाती है कि जब मेरी कौम के लोग मुझे ये बताने लगते हैं कि मुझे हिजाब पहनना बेहद अनिवार्य है, मेरे लिए ये जरूरी है कि मैं कोविड स्कूल में ना पढ़ूं, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर कुरान पाक पढ़ूं, तो मैं मुसलमान हूं, तो मैं इस्लाम को जानने वाली हूं, समझने वाली हूं। अगर मैं अंग्रेजी बोलने वाली लड़की हूं, हिजाब ना पहनने वाली लड़की हूं, बाल खोलने वाली लड़की हूं, अगर बिंदी लगाने वाली लड़की हूं, और आप मुझे ये कहते थे कि मैं मुसलमान नहीं हूं, अगर मेरे अपीयरेंस के बेसिस पर आप मुझे जज कर रहे हैं, तो माफ कीजिएगा, ये आपकी सोच में, आपकी नजरिए में गलतफहमी है। मेरे अंदर या मेरे मुसलमान होने पर कोई कमी नहीं है। तो ये बात आपकी जवाब मैं दे देती हूँ। बात कही जफर भाई ने, एक बहुत प्यारी बात कही कि अब जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आ रही हैं उसकी वजह से मदरसे में डेवलपमेंट हो रही है। यही तो मैंने कहा था
कि हमारी सरकार ने नारा दिया है कि एक हाथ में कुरान पाक हो और एक हाथ में कंप्यूटर हो, उसकी मुखालिफत करने वाले ये लोग बैठे हुए हैं, शोएब भाई और बाकी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस प्रकार के बयान देते हैं कि महिलाओं पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए। आप मुझे चॉइस दे दीजिए, अगर आप आप मुझे नहीं बताएंगे कि मुझे कोविड स्कूल में जाना या नहीं जाना। यहाँ पर अभी बता रहे थे शोएब भाई कि वो कौन से स्कूल में गए और कौन से स्कूल में नहीं गए। मैं कोविड स्कूल में गई थी लेकिन गर्ल्स कॉलेज में गई थी, बट दैट वाज माय पर्सनल चॉइस। मुझे मेरी फैमिली ने, किसी मौलाना ने, किसी रिश्तेदार ने जबरदस्ती नहीं भेजा था। पर यहाँ पर अगर आप किसी व्यक्ति की, आने वाली पीढ़ी की, आज की जनरेशन के दिमाग में पाइप से एक बात भरेंगे कि आप जाइए और सिर्फ ऐसे स्कूल्स में पढ़िए जहां पर दीन की बातें बताई जाती है और जहां पर लड़के ना आते हो तो आप महफूज हैं, तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि क्या हम अपनी जनरेशन को सही शिक्षा दे रहे हैं? क्या हम इस 21वीं सदी में भी उस प्रकार की बातें करके, कहीं ऐसा तो नहीं है बाबर अकबर के जमाने की बातें करके आज भी हम अपनी बेटियों को रोक रही हैं, उनकी तरक्की से बहुत ही मौजूद, बहुत ही आज के लिए सार्थक बात आपने कही निकट जी। शोएब जी जवाब दीजिए इसका साहब। जी देखिए अजय जी, 3 पॉइंट में मैं जवाब दूंगा। पहली बात यह है कि दारुल देवबंद के अंदर जो है एक दारुल इफ्ता है, मुफ्ती साहब वहां रहते हैं और वहीं पे एडवाइजरी टीम होती है। वो खुद कोई भी मोरल पुलिसिंग नहीं करती कि किसी को जाकर के ये कह दे कि भाई यहाँ से तुम ऐसा करो, वैसी जिंदगी गुजारो, नहीं, बल्कि एक प्रोसेस होता है कि कोई उनसे जाके एक सवाल पूछता, क्वेश्चन आयर जाके रखता है कि मेरा ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होना चाहिए इस्लामिक लाइट में, ये हमें बताइए। फिर वो लिखित में जवाब देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा ऐसा, उसी को फतवा कहा जाता है। जब कोई पूछता है तब यही तरीका होता है। और जो आज जो मौलाना साहब का बयान आया है वो इस लाइट में आया जो हमने आईआईटी आसाम गुवाहाटी के अंदर देखा कि आईआईटी गुवाहाटी के अंदर एक आईआईटी के लड़के ने, आईआईटीएन एक फीमेल स्टूडेंट का रेप किया। जब कोर्ट में मामला गया तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि आईआईटीएन है, देश का बहुत बड़ा एक एसेट है राज्य का, तो हम इसको बेल दे देते हैं। तो इसको बहुत सारे मीडिया खबरों ने चलाया, उसी के हवाले से एक बातचीत चल रही थी, तब मौलाना अरशद मदनी ने यह बयान दिया है। दूसरी बात, थर्ड पॉइंट मैं उठा रहा हूं कि देखिए हम तालिबान के हवाले से तो बहुत सवाल उठाते हैं, लेकिन एक सवाल जो कोई भी मीडिया चैनल नहीं उठा रही है या फिर किसी ने नहीं पूछा, मैं वो पूछने की हिम्मत कर रहा हूं। बस एक बात यह है कि पूरे महीने, पूरे अगस्त तक यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत अध्यक्षता कर रहा था, है ना अजय जी, अध्यक्षता कर रहा था। इसके पूरे रिजोल्यूशन पास हुए, उस पूरे रिजोल्यूशन में कहीं पर भी तालिबान के सामने टेररिस्ट वर्ड नहीं लगाया गया। टेररिस्ट वर्ड गायब था तालिबान के डिस्क्राइब करने के लिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और उसकी अध्यक्षता शोएब साहब, अब क्या हमें यह समझने की आवश्यकता, ये क्रैश कोर्स लेने की आवश्यकता है कि तालिबान टेररिस्ट है कि नहीं? मैं आपकी इस दलील को आप चाहे जहां भी उठाना चाहे उठाइए, कम से कम मैं ये मंच आपको इसके लिए नहीं दूंगा। प्लीज, दिस इज अनएक्सेप्टेबल सर, अनएक्सेप्टेबल। आपने कहा कि लोग सवाल पूछते हैं, मैं अभी दर्शकों के सामने एक सवाल जो पूछा गया और उसका जवाब देवबंद से क्या निकला यह पढ़कर बताता हूं। एक सवाल पूछा गया देवबंद के सामने कि क्या गैर मुस्लिम तरीके से शादी करके निकाह किया जा सकता है, लड़की घर कब लाई जा सकती है और उसे क्या हम गैर इस्लामिक शादी नहीं मानेंगे, क्या इसकी अनुमति है या नहीं है? जवाब सुनिए क्या लिखा गया मुफ्ती द्वारा। इस्लाम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति गैर मुस्लिम लड़की से प्यार करे ऐसी इजाजत नहीं है, नहीं अजनबी लड़की से दोस्ती करने की इस्लाम में कोई इजाजत है। प्रेम विवाह इस्लाम में प्रतिबंधित है। इस्लाम में किसी भी लड़की के सामने अपनी दिल की बात कहना बहुत ही गलत है, और जब तक इस्लामिक रीति रिवाज से शादी न हो और लड़की मुसलमान न हो तब तक शादी नाजायज है। आप ये बताइए कि एक तो बेवकूफाना सवाल और उससे भी अलवे दर्ज का बेवकूफाना जवाब, इसको आप सवाल जवाब कहते हैं? आज की सोसाइटी के हिसाब से अजय जी इसको आप बेवकूफाना मान सकते हैं, लेकिन बिल्कुल मानूंगा मैं, क्योंकि ये 1 साल पहले का जवाब दिया गया है, 1 साल पहले का जवाब फतवा साहब। एक बात मैं बहुत क्लियर बता दूं कि अल्लाह पाक ने कुरान में फरमाया कि मोमिन मर्द और औरतें तुम अपनी निगाहें नीची कर लो। ये इसलिए था कि जो लोग जो मर्द औरतों पे गलत निगाहें रखते हैं वही बलात्कार की तरफ बढ़ते हैं, और आज आप देख रहे हैं समाज में बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही, इसी को रोकने के लिए कुरान ने ये बातें कही। और दूसरी बात है कि निकाह तभी जायज है जब दोनों ईमान वाले हों। ये मेरा मानना, ये मेरी शरीयत
थे और निखत जी इसका जवाब देंगे आप? प्लीज निखत जी जवाब दीजिए। मुझे नहीं लगता कि शोएब जी समझना भी चाहते कि मैं इनसे क्या कह रहा हूँ। भाई अपनी बातों में फंस गए। विजय शंकर जी के लिए वो अच्छी और मैं जाने कितनी शिद्दत से चाहती थी कि शोएब भाई अल्लाह पाक की इस बात को जरूर कोट करें कि आप नजरें नीचे रखें। मर्द को भी बोला है, औरत को भी बोला, लेकिन हमारे जो सो कॉल्ड मौलाना है, जो सूडो सेक्युलर बनते हैं, उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने ये बोला है कि नकाब पहने तो महिलाएं पहने, स्कूल अगर कोई ना जाए तो महिलाएं, बच्चियां ना जाएं, बच्चियों के लिए अलग से स्कूल बनाया जाए, निकाह रखने की बात है कि बच्चियां महफूज रहें। तो यही तो मैं कह रही हूँ कि जब निकाब की बात हुई तो आंखों के निकाब की बात हुई, जब शर्म और पर्दे की बात हुई तो आंखों के निकाब और पर्दे की बात हुई। आज इसी बात को आपने दोहरा दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे भाई बहनों को ये बात जानने की जरूरत थी कि निकाब और प्रतिबंध मुसलमानों में महिलाओं पर कभी था ही नहीं। ये करने वाले आप और आप जैसे न जाने ऐसे लोग थे जिनकी निगाहों में, नजरों में गलती है। आप लोगों की नीयत में गलती और ये वजह रही कि आप लोगों ने निरंतर महिलाओं को आज बच्चियों को भारत में भी और सऊदी अरब में भी, क्योंकि आप लोग निरंतर को बदनाम पहली बार आज मेरे अल्लाह की बच्चियों की इज्जत है, मां के हार हुई है, जिन्होंने बेटियों के ऊपर प्रतिबंध लगाने की साजिश इस षड्यंत्र को खत्म करने वाले आज आप खुद हो गए। हक नहीं है बाप की पेरेंटल शुक्रिया अदा कर रही हूँ, लेकिन इस्लाम में शुक्रिया अदा कर रही हूँ। इससे बेहतरीन आप शायद कोई भी वाक्य नहीं बोल सकती थी, और ये मैं रिकॉर्ड कर तमाम सोशल मीडिया पर डालना चाहती हूँ ताकि लोगों को समझ आ जाए कि अल्लाह पाक को बदनाम करने वाले आप लोग हैं, इस्लाम और मुसलमान को बदनाम करने वाले आप लोग हैं। आपको नॉलेज बिल्कुल सही आप दीन पढ़िए, कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, हज़रत सत्तर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी को पढ़िए, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जिंदगी को पढ़िए, आपको पता चल जाएगा कि कैसे काम। उन्होंने तो जंगें लड़ी है, जंगें आपको नहीं पता है, वो तलवार रखी जंगें लड़ी है वो भी मकाम है औरतों का। क्या बात करती हैं आप? ना कोई और मौलाना रोक लगा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नेशनल टेलीविजन शरीयत के मामले में, कुरान के मामले में कोई मदाखलत नहीं, सलाम करके धन्यवाद देना चाहती हूं मेरे भाई। मैं जरा यहाँ जफर भाई को शामिल करूँ। जफर भाई आज इस्लाम के हवाले से हर तरह की ज्यादती को जिस तरीके से जायज ठहराने की कोशिश की जाती है, इस्लाम के हवाले से ही हम देख रहे हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान के लोग किस तरीके से महिलाओं पे जुल्म ढा रहे हैं। हमने सीरिया में भी इस तरह के जुल्म देखे हैं। इस्लाम को जिस तरह से आज बदनाम किया जा रहा है, क्या ये वाकई में होना चाहिए और कैसे हिंदुस्तान में भी इसी को इस्तेमाल किया जा रहा है? जफर भाई देखिए, पहले तो अजय जी, फतवा क्या है? फतवे की हैसियत सिवाय एक ओपिनियन के कुछ भी नहीं है। वो एक ओपिनियन है और उसकी कोई रिलीजियस सैंक्शन भी नहीं है जी। यानी अगर देवबंद का फतवा है मुफ्ती का, उसका अमल करने की कोई किसी पर कोई दबाव नहीं है, क्योंकि वो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, वो मुफ्ती साहब की। उस ओपिनियन के ज्यादा उसको कोई समझने की जरूरत नहीं है। रही बात तालिबान जो कर रहे हैं अभी औरतों के साथ, उनका जो मामला है, तो ये मैंने डायरेक्ट तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन है उनसे कई मर्तबा कि भाई ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए कि शरीयत क्या है? शरीयत यानी कुरान, प्रॉफिट की जिंदगी और हदीस के कोई पर्टिकुलर चीज पर किसी स्कॉलर की अंडरस्टैंडिंग। तो मैंने कहा भाई ये आपकी अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई जरूरी नहीं है कि इसको पूरी दुनिया में मुसलमानों पर आप चेप कर सकते हो। भाई आप एक छोटे से मुल्क के सरबराह हो जो 4 करोड़ का मुल्क है। इंडोनेशिया में 25 करोड़ मुसलमान हैं, तो क्या वहां की औरतें जो लिबास पहनती हैं क्या वो गैर मुस्लिम है? बांग्लादेश के अंदर 25 करोड़ मुसलमान हैं, वहां का लिबास औरत का साड़ी है, तो क्या वो 25 करोड़ बांग्लादेश की औरतें मुसलमान नहीं है? हसीना वाजेद एक 25 करोड़ के मुल्क की प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, तो क्या वो साड़ी पहनती है? तो क्या वो मुसलमान नहीं है? तो भाई ये आप अपने शरीयत की जो अंडरस्टैंडिंग है ये आप अपने पास रखो। तो ये प्रॉब्लम है कि आदमी अपनी समझ को सबके ऊपर थोपना चाहता है, ये गलत है। और मैं एक आखिरी बात कहना चाहता हूं कि शरीयत में जैसे नमाज पढ़ने के 5 तरीके हैं।
ये भी सही है, कोई हाथ इस तरह से बांधता है, कोई हाथ इस तरह से बांधता है, कोई छोड़ के बांधता है। तो इस्लाम में फ्लेक्सिबिलिटी है, लचक है। ये कि फाइनल है, ये बिल्कुल गलत है और प्रॉब्लम वहां से शुरू होता है जब लोग ये समझते हैं कि जो मैं समझाऊं वही सही है, ये गलत है। तालिबान से आप जमीयत को यहां से कंपेयर करते हैं, इसीलिए तो मैं मुखालफत कर भाई तालिबान थोपता है, जमीयत तो अपनी एडवाइजरी दे रहा है। तो जमीयत उलमा हिंद एक बहुत मकबूल यहां से संस्था है। मौलाना अरशद मदनी साहब ने पूरी दुनिया देश में जो है मुसलमानों की तालीम के हवाले से बहुत सारे काम किए, तो उनको तालिबान से कंपेयर कर देना यही तो गलत है। इसलिए ना शोएब जमील साहब इसलिए कंपेयर करना पड़ रहा है क्योंकि आज के जमाने में जब प्रोग्रेसिव थॉट को, शोएब साहब जरा सुनिए सर, मैं आपको बताता हूं क्यों कंपैरिजन हो रहा है। एक सेकंड सुन लीजिए सर, शोएब साहब जरा सुनिए, जरा एक सेकंड सुन लीजिए। आज ये कंपैरिजन क्यों हो रहा है? जब आप देश को तरक्की के रास्ते पर जाने से रोकते हैं तो आपकी सोच फंडामेंटलिस्ट होती है, और आज फंडामेंटलिज्म का मतलब है तालिबान। आप ये बताइए कि जब आप कहते हैं आज के जमाने में, आपने कहा असम में एक रेप की वजह से उन्होंने इस तरह की बात कही, जरा सुनिए साहब, पहले जरा सुनने का हौसला भी रखिए। सबसे पहले कॉन्वेंट की स्कूल ही चलती थी ना लड़कियों के। शोएब साहब या तो सुनने का भी जिगर रखिए ना साहब, इतना तो कम से कम मौका दीजिए कि कोई आदमी अपनी बात कह सके। जरा सुनिए आप, आज क्यों बात इस तरह की उठ रही है? इसलिए उठ रही है क्योंकि जब आप देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर चलते हैं, अपनी आधी आबादी को अपने साथ आगे लेकर चलना चाहते हैं और उन्हें और ज्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं, जब हमारी महिलाएं ओलंपिक मेडल और गोल्ड मेडल जीत कर आती हैं तो हमें कितनी खुशी होती है। उनको मौका नहीं देंगे तो आप उनको रोकेंगे, उनको बुरके में बना के बंद कर देंगे और उनके बुरका टाइट है कि लूज है ये देखेंगे, तो फिर आप उनको बढ़ने का रास्ता दे रहे हैं क्या? यही सोच है जिसको तालिबानी कही जा रही है। और यही बात मदनी साहब के लिए इसलिए लागू होती है क्योंकि आज वो बच्चियों को महरूम रखना चाहते हैं जिंदगी की बुनियादी सच्चाइयों से। बोलिए अब आप। अजय जी, या आपका इंटरप्रिटेशन होगा, लेकिन जामिया मिलिया इस्लामिया जिस यूनिवर्सिटी से मैं जुड़ा हूं, यहां यूपीएससी की जो तैयारियां होती है ना, और यूपीएससी जितनी क्वालिफाई करती है, मैंने पिछले बार देखा 27 लोगों ने यूपीएससी क्वालिफाई किया, जिसमें 12 लड़कियां थी जो इसी जामिया से ट्रेनिंग करने के बाद यूपीएससी क्वालिफाई किए। हमारी यूनिवर्सिटी और वो सब कोएड से पढ़कर आई थी ना, अभी जफर भाई ने बताया ना, जामिया में कोएड है ना, लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं। उनके संस्कार तो नहीं खत्म हो गए ना साहब? क्या संस्कार खत्म हो गए उनके? क्या उन्होंने अपनी दीन को ताक पर रख दिया है? क्या वो सब गैर दीनी लड़कियां हैं? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में कोएड ग्रेजुएशन तक नहीं है, वहां लड़कियों का अलग कॉलेज है और लड़कों का अलग कॉलेज है, ये अलग अलग अपनी अपनी सिस्टम है। लेकिन सऊदी अरब जब मैं गया तो मैंने देखा मॉल्स में सबसे ज्यादा औरतें ही नजर आ रही थी, मर्द तो थे ही नहीं। सारे शॉपिंग मॉल, सारे बिजनेस सेंटर में औरतें ही थी, सब बुर्का पहनी थी, उनकी चॉइस है। अरे भाई, उनको लिबरलाइजेशन है, उनको आजादी है, लेकिन सवाल यह है कि जिस चॉइस को आप थोपना कहते हैं वो हमारी नजर में चॉइस है, आप उसको थोपना कह रहे हैं। मैंने मेरे साथ बहुत देर से इंतजार कर रहे थे जमीयत के मौलाना जावेद सिद्दीकी जी, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जावेद सिद्दीकी जी, जमीयत की तरफ से जो अभी डायरेक्शंस दिए गए उसी पे बहस हो रही है, क्या ये इस तरह की विचारधारा रखनी आवश्यक है? क्या ये आज एक प्रगतिशील, एक तरक्कीशील देश हिंदुस्तान के लिए, महिलाओं के लिए ये सही है कि वो किसी भी कोएड में ना पढ़ें, दीन की पढ़ाई करें, घर से बाहर ना निकलें? क्या ये सोच सही है? देखिए, मौलाना अरशद मदनी साहब ने जो बयान दिया है, जो आपने जो कुछ कहा, उसमें एक बात ये देखिए, मौलाना साहब खुद एक बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं, उनके तमाम वो भी है, एक अलग मौजूद। आपने जो बात कही है वो भारत कानून से उनको मुकाबला या उनकी बात को इस तरह पेश करना कि गोया कि पता जैसे कोई अलग कोई शरीयत कानून की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि वो उस चीज के लिए एक तवज्जो दिलाना चाहते हैं कि लड़कियां कुछ इस को महसूस नहीं करती हैं। तो बहुत सारी क्योंकि जमीयत उलमा के रिकॉर्ड के अंदर उस बातें सामने आती हैं, कुछ परेशानी या कुछ चीजें, तो उस चीज को सामने रख करके ये कह दिया भाई ऐसी जगह उनकी तालीम का निजाम होना चाहिए कि जिससे उन्हें दिक्कत परेशानी ना हो, उन्हें अपने अंदर से एक आत्मनिर्भर, एक अपना एक विश्वास हो, एक अपने एक सेफ, इस तरह का माहौल मिलना चाहिए। मकसद उनका ये नहीं है कि उनकी तालीम अलग हो, क्योंकि हमने देखा है
कि जो शरीयत की आपने दारुल के फतवे की आपने बात की है, क्या आप ये इस बात को अब अच्छी तरह जानते हैं, अगर कोई लेडीज डॉक्टर है यानी कोई लेडीज पेशेंट है, क्या वो जेंट्स डॉक्टर से दवाई नहीं लाती हैं, क्या वो इलाज नहीं कराती हैं? या कोई और मसला है, अगर जैसे कोई टीचर अगर जेंट्स है, पढ़ने वाली गर्ल्स है, क्या वो जेंट्स उनको पढ़ाते नहीं है? अगर गर्ल्स नहीं है तो जेंट्स से वो लड़कियां पढ़ सकती है? तो ये तमाम चीजें हैं, उसको इस तरह नहीं कहना चाहिए गोया कि जो आप हम लोग जो है उसको ये मतलब निकाल रहे हैं कि कोई एक नहीं। तो आप ही मुझे समझा दीजिए ना, इसका क्या मतलब निकालें हम, जब उनका बयान है वो बड़े साफ तौर पर कहते हैं कि हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों से भी कहते हैं कि अपनी बेटियों को अनैतिकता और दुर्व्यवहार से दूर रखने के लिए को-एड संस्थानों में नहीं पढ़ने दें, खुद की अपनी अलग संस्थाएं बनाएं जिसमें लड़कियों के लिए अलग स्कूल और कॉलेजेस हो। क्या मतलब निकाले इसका, आप ही बता दीजिए। वही मतलब है, वो यही मतलब है ना, कहा है वही मतलब है। अगर ये मतलब है तो यही तो हम पूछ रहे हैं, कोएड में जाने से लोग बिगड़ जाते हैं क्या? अभी शोएब जमाई साहब बैठे हैं, कोएड में पढ़ते हैं, क्या इन्होंने किसी लड़की का बलात्कार कर दिया क्या? अच्छा, किसी के साथ कोई ऐसा IIT गुवाहाटी में कहीं भी किसी के साथ कोई ना, अब तक के यही तो मैं कह रहा हूं। देखिए, बहुत ये इस तरह की एडवाइस देने का मतलब ये है कि आप लोगों के दिमाग में एक खला डाल रहे हैं ना, आप लोगों के दिमाग में एक सोच डाल रहे हैं कि भाई अगर कोएड में बच्चियों को भेजेंगे तो बच्चा पता नहीं सेफ रहेंगी कि नहीं रहेंगी। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी कॉलेजेस हैं जहां पे देखा गया है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, अगर देखिए अभी हम लोग दिल्ली में देखते हैं कि दिल्ली में अलग अलग स्कूल बने हुए हैं गर्ल्स के, गर्ल्स के अलग अलग स्कूल हैं, वहां लड़कियां पढ़ रही हैं मॉर्निंग में। एक बात चलिए मैं यहाँ पर एक छोटा सा जवाब ले लूं, एक छोटा सा जवाब, इतना ही वक्त बचा है मेरे पास। निकट जी एक छोटा जवाब दीजिएगा प्लीज। निकट जी। अजीत जी, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम ये जो सोच रहे हैं ना कि तालिबान एक ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं, हम एकदम गलत हैं। और मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस बात को बोलना चाहती हूँ कि तालिबान कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, एक सोच है, और ये सोच कहीं भी कभी भी पनप सकती है। और आज हिंदुस्तान में बहुत लोगों की जहनियत में ये दिख रही है। ये कंट्रोल फ्रीक डोमिनेट करने की गंदी पावर को मैं कहूंगी नियत खराब हो रही है ऐसे लोगों की, जो ये चाहते हैं कि इन लोगों को ये पावर मिल जाए। आज आप लोग चाहते हैं कि आप अपने तरीके से डोमिनेट करें और कंट्रोल कर ले एक कैडर को, एक तरीके की कम्युनिटी को। ये करना जायज कहां तक है? मुझे आज बिल्कुल आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे इस बहस को यहां खत्म करना पड़ रहा है। एक बड़ी खबर आ रही है इसलिए मुझे अभी इस बहस को यहीं पर रोकना पड़ रहा है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।